नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है। तो आइए चलते हैं सप्रसंग व्याख्या की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करिए। यह मैंने यहां पर उदाहरण के लिए काव्यांश लिया है। आपके प्रश्न पत्र में काव्यांश और गद्यांश दोनों ही आते हैं, लेकिन इनके व्याख्या करने का तरीका दोनों का एक ही होता है, दोनों के एक ही तरह के बिंदु होते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या चाहे गद्य की हो, चाहे पद्य की हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, दोनों के बिंदु एक जैसे ही होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि वो बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु होता है संकेत स्थल। संकेत स्थल से आशय होता है कि आप जिस व्याख्या काव्यांश या गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, आप उसका पहला और दूसरा यानी कि एक दो शब्द शुरुआत के और अंतिम एक दो शब्द, इन दोनों को हम डॉट डॉट लगा करके लिख देते हैं। तो इससे पहचान हो जाती है कि हां, हम इस काव्यांश या गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। यदि अथवा में दो गद्यांश और दो पद्यांश आ जाएं और आप उसको करने लग जाएं, तो कॉपी चेक करने वाले को यह पता नहीं चलेगा शुरुआत में कि आप कौन से काव्यखंड की या पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। तो आप अपने प्रभाव को जमाने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे संकेत स्थल, और दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा बिंदु होता है संदर्भ। संदर्भ का आशय होता है कि उस जो काव्यांश है या गद्यांश है वो किस पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, किस रचना से है, और उसके रचयिता यानी कवि या लेखक कौन है। तो ये तीन चार चीजें हम इस संदर्भ में बताते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है प्रसंग। प्रसंग का आशय होता है कि वह रचना जिसमें से आपके लिए गद्यांश या काव्यांश दिया गया है, उसमें किस बात का जिक्र किया जा रहा है। यदि आपका जो काव्यांश या गद्यांश है वो पाठ की प्रारंभिक पंक्तियों में से है, तो आप उसी काव्यांश के बारे में बताते हुए प्रसंग लिखेंगे। और यदि बीच में से है, तो आप जो प्रारंभ में बताया गया है उस प्रारंभ में बताई हुई बातों को एक या दो पंक्तियों में लिखते हुए आप प्रसंग बताएंगे। इन सारी चीजों को मैं एक उदाहरण के माध्यम से अभी आपको समझाऊंगा कि प्रसंग किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि प्रसंग को समझने में थोड़ी सी शंका होती है, संदेह होता है, या जिससे कि हम एक मिलीजुली सी स्थिति हो जाती है कि पता नहीं चलता कि संदर्भ क्या है और प्रसंग क्या है। कई किताबों में यानी जो कई गाइड होती हैं उनमें संदर्भ और प्रसंग को एक ही कर दिया जाता है, किसी में उल्टा है, प्रसंग को संदर्भ और संदर्भ को प्रसंग कर देते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि संदर्भ में रचना, रचनाकार का नाम और पाठ्यपुस्तक का नाम आएगा, और प्रसंग में कि उस काव्यांश में क्या बताया जा रहा है या उस रचना में क्या बताया जा रहा है। चौथा बिंदु होता है व्याख्या। व्याख्या में आपको भावार्थ लिखना होता है। जो काव्यांश या गद्यांश आपको दिया गया है उसको विस्तार रूप से लिखना होता है कि उसमें क्या क्या बताया गया है, आपकी उसको और अधिक व्याख्या करनी होती है। पांचवा बिंदु होता है विशेष। विशेष का मतलब होता है काव्य सौंदर्य। आपको उसमें काव्य सौंदर्य से संबंधित कुछ बिंदु बताने होते हैं, जैसे उसमें उसका मुख्य भाव क्या है, उसका मुख्य संदेश क्या है, उसमें भाषा शैली कैसी है, उसमें छंद, अलंकार, रस कौन कौन से हैं, और उसकी शैली कैसी है, उसमें शब्दों का किस तरह से प्रयोग हुआ है, तत्सम है, तद्भव है, देशज हैं, शब्द योजना कैसी है। ये सारी चीजें हम विशेष में बताते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो मैंने उदाहरण के लिए एक प्रश्न लिया है, कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2 से पहला पाठ जयशंकर प्रसाद, और उनकी जो रचना है देवसेना का गीत, मैंने उसी में से इस उदाहरण को चुना है।
तो पहला इसका जो प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करिए। अब मैंने ये जो 8 पंक्तियां हैं, ये 8 पंक्तियां व्याख्या के लिए ली हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल ते संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ये काव्यांश है, 8 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन बिंदुओं के अंतर्गत हमें लिखनी है। यदि आपने बिंदुओं को ठीक तरह से लिखा है तो परीक्षक आपको अच्छे अंक देंगे। यदि आपने केवल व्याख्या कर दी और उसके बिंदु ये नहीं लिखे, संकेत स्थल संदर्भ प्रसंग विशेष नहीं लिखा, तो यकीन मानिए कि आपके अंक काटे जाएंगे। तो पहला जो बिंदु है संकेत स्थल, हम उसमें लिखेंगे, यानी कि कविता के इस काव्यांश के प्रारंभिक 1-2 शब्द और अंतिम 1-2 शब्द, और बीच में डॉट 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 लगा देते हैं। आह वेदना डॉट 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 अनंत अंगड़ाई, और हम इस पूरी पंक्ति को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। यह संकेत स्थल हो गया। अब आते हैं दूसरा बिंदु, संदर्भ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रचना का नाम लिखते हैं। तो देखिए उदाहरण में हम किस तरह से लिखेंगे इसको। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना का गीत कविता से लिया गया है। यह देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस तरह से हमें इस काव्यांश के जो स्रोत है उसके बारे में इसमें हम बताते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस रचना में क्या बताया गया है, इस काव्यांश में क्या कहा गया है। क्योंकि ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं तो इसलिए हमें इनकी इस गीत की पृष्ठभूमि लिखनी पड़ेगी कि यह गीत क्यों गाया गया। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, आर्यावर्त पर हूणों के आक्रमण के कारण समस्त राज्य खत्म हो गया था। बंधुवर्मा एवं अन्य सैनिक युद्ध में मारे गए। स्कंदगुप्त अकेले हो गए। देवसेना पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहकर भीख मांगकर गुजारा करती हैं। स्कंदगुप्त जब देवसेना से प्रणय निवेदन करते हैं तो निराश देवसेना उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। तब इस वेदना भरे गीत के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट करती हुई कहती हैं कि, यदि इस जगह स्कंदगुप्त बोल रहा होता तो हम लिखते कि स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि। तो ये इस तरह से प्रसंग है। यदि इसकी जगह कोई दूसरा काव्यांश होता या कोई दूसरा गद्यांश होता तो हम उसमें भी ठीक इसी तरह से उस पाठ की जो मुख्य विषय वस्तु है या उसका जो मुख्य कथानक है, कहानी है, उसके बारे में बताते हुए 2-3 पंक्तियां बताते हुए प्रसंग लिखते। अब है चौथा बिंदु, व्याख्या। तो जो पंक्तियां ली गई हैं हम उनकी व्याख्या करेंगे, उनका भावार्थ करेंगे। तो मैंने इस प्रकार से भावार्थ किया है, मुझे मेरे यौवन अवस्था के अंतिम समय में भी वेदना ही मिली। युवावस्था में तो मैं स्कंदगुप्त के प्रेम के लिए लालायित थी, लेकिन तब मुझे अनदेखा कर दिया गया। अब जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है तब मुझे प्रेम निवेदन मिल रहा है, लेकिन अब मैं इस निवेदन को नकार रही हूं। तो मैं साथ में इसको आपको समझाता भी चलूं कि जब स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण के बाद देवसेना के पास आता है तो उस समय देवसेना निराश हो चुकी होती हैं, क्योंकि उस समय सब कुछ खत्म हो गया होता है। देवसेना का परिवार वो सब उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, राज्य व्यस्त व्यस्त हो जाता है। और वो जो देवसेना है वो पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहती है, भीख मांगकर गुजारा करती हैं, गाना गाती हैं और छोटे छोटे बच्चों में, यानी कि उस सेना को तैयार करने में लगी हुई है, उनमें राष्ट्रभक्ति का प्रसार करने में लगी हुई है। तो उस समय जब वो स्कंदगुप्त आते हैं देवसेना के पास अपना प्रणय निवेदन लेने के लिए, तो वो उनसे मना कर देती है। सब कुछ चाहते हुए वो चाहती है कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करें, लेकिन वो फिर भी विवश होकर के वो मना कर देती हैं, क्योंकि अब उनकी अवस्था उस प्रेम निवेदन के लिए, प्रणय निवेदन के लिए नहीं है।
मैं अपने जीवन में भ्रमवश इकट्ठी की हुई पके अन्न की भिक्षा को भी लुटा रही हूं, अर्थात मन में संजो कर रखे हुए सभी भावों को आज पके हुए अन्न की भांति लुटा रही हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है। संध्या के समय काम करके थके हुए व्यक्ति के पसीने की भांति मेरे आंसू बह रहे हैं। मेरी जीवन रूपी यात्रा पर नीरवता अर्थात उदासी अनंत अंगड़ाई लेती है। मेरे जीवन में केवल सन्नाटा अर्थात चुप्पी ही रह गई है। जिस सुख के मैं स्वप्न देख रही थी वह पूरे नहीं हो पाए। तो यहां देवसेना कहती हैं कि स्कंदगुप्त से प्रेम के सपने जब वो देखा करती थी तो उस समय स्कंदगुप्त उनको अनदेखा कर देते थे, क्योंकि वो विजया के प्रेम में आसक्त थे। लेकिन विजया चंचल मन की थी, वो दूसरों पर भी आसक्त हो जाती थी, तो विजया देश स्कंदगुप्त को प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए स्कंदगुप्त देवसेना के पास आते हैं। लेकिन देवसेना इस यौवन अवस्था के इस विदाई के समय में, अर्थात जैसे जैसे उनकी वृद्धावस्था बढ़ती है, यौवन अवस्था ढलती है, उस समय में उनके उस निवेदन को अस्वीकार कर देती है। तो इस तरह से आप इस व्याख्या को और भी बढ़ा सकते हैं, इसको और भी संक्षिप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप यानी कि उस काव्यांश या गद्यांश के बारे में और क्या बताना चाहते हैं, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए अब आते हैं हम अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या है? विशेष। विशेष में हमने बताया था कि इसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस ये लिखे जाते हैं। तो इस उदाहरण में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से छंद अलंकार होंगे। तो पहला बिंदु है इसका, प्रस्तुत कविता में देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये इस कविता जो कवितांश है इसका मुख्य भाव है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, देवसेना ना चाहते हुए भी स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। यानी वो दुख महसूस करती हैं, वेदना महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मन की बात स्कंदगुप्त के साथ पूरी तरह नहीं कह पाती हैं कि वो आपसे प्रणय निवेदन करना चाहती हैं, कि आपके प्रणय निवेदन को स्वीकार करना चाहती हैं, लेकिन वो अब इस अवस्था में नहीं है कि वो आपके प्रेम को स्वीकार कर सके। तीसरा बिंदु है, कविता में छायावाद की प्रवृत्ति झलक मिलती है। छायावाद की प्रवृत्ति की झलक मिलती है, यानी कि जो कविता है ये छायावाद के समय की है। चौथा बिंदु है, वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, क्योंकि उन दोनों का मिलन नहीं हो पाया, तो इसलिए यहां पर वियोग श्रृंगार रस है। पांचवा, अनुप्रास रूपक मानवीकरण अलंकार का सुंदर परिपाक हुआ है। आप इसमें उदाहरण देकर भी बता सकते हैं कि जहां पर एक, दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो वहां अनुप्रास अलंकार है, और जहां रूपी शब्द लगा हुआ है वहां रूपक अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार तो इसमें है ही, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से इसका चित्रण किया है। प्रकृति जो है वो मानवीय उपादानों की तरह, यानी कि मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाई दे रही है। छठा नंबर है, इसमें प्रसाद गुण है, और शैली सरस और प्रभावमयी है। सरस का मतलब होता है बड़ी रुचिकर है, आसान है, प्रभावमयी है, प्रभाव बना हुआ है। आठवां है, तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है, इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। नौवां है, शब्द योजना प्रभावशाली है। तो ये 9 बिंदु मैंने लिखे हैं। आप इन बिंदुओं के अलावा इसमें एक दो बातें यदि आपको और बतानी है तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें खड़ी बोली है, हिंदी भाषा की खड़ी बोली है, जैसे ब्रज भाषा होती है, अवधी होती है, मैथिली होती है। आप इसी तरह से इसमें बता सकते हैं कि ये खड़ी बोली है। तो इसी तरह से आपको हर पाठ का अर्थ याद करना है, उसका भावार्थ याद करना है, तब जाकर के आप इसकी व्याख्या ठीक तरह से कर पाएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।